हेलो फ्रेंड्स, क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम ऑल इन वन करंट अफेयर सीरीज़ के साथ आ गए हैं और आज जो करंट अफेयर्स हैं वो 2 मई 2020 के हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आप अलग अलग जगहों से जहाँ से भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, तो आपके साथ कई बार होता है कि कुछ साइट्स के छूट जाते हैं, कुछ पोर्टल्स के छूट जाते हैं। तो उन सबको कंपाइल किया गया है यहाँ पर। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनसे रिवीजन कर सकते हैं। भले आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, भले आप स्किप करके देखिए, दे आर जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। एंड इफ़ यू लाइक देम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन आए और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने का। और फीडबैक ज़रूर देते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो पहली न्यूज़ जो है वो है CRRI ने लॉन्च किया है किसान सभा ऐप। ठीक है, तो ये है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को, और साथ में उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए भी बाय मिनिमाइजिंग द इंटरफियरेंस ऑफ मिडिल मैन। तो मिडिल मैन का इंटरफेरेंस कम करके फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये ऐप है। इसके फीचर्स क्या हैं? ये फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डीलर हो गए, मंडी डीलर्स, कस्टमर्स, इन सबको कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये एक सिंगल स्टॉप की तरह काम करेगा हर एंटिटी के लिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो भी लोग हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर में, जैसे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के डीलर हो गए, उनके लिए काम करेगा। और जो कोल्ड स्टोर और गोडाउन से रिलेटेड है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और ऐसे लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जो फार्मर से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं। ओके, अब R&D स्टैटिस्टिक्स और इंडिकेटर्स आए हैं 2019-20 के। और जो इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक पब्लिकेशंस है वो बड़े हैं। और ये जो है लेकिन बेस्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018 के पे। ठीक है, तो डेटा जो है वो 18 का है, 17-18 का है। और ये कंडक्ट किसने किया था? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, DST, जो कि ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, और इंडिया ने 0.7% अपनी जीडीपी का खर्च किया था इन 2017-18। फिर भी अगर बाकी ब्रिक्स कंट्रीज से देखा जाए तो R&D में अभी भी हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली हमारे ही अगर R&D एक्सपेंडिचर से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो राइज हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर। ओके, और नंबर ऑफ़ रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन अगर देखें तो 2017 में 255 लोग थे एज़ कम्पेयर टू 2015 जब 2018 लोग थे हर मिलियन पॉपुलेशन में। ओके, और साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में इंडिया थर्ड है। और रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी के टर्म्स में इंडिया की पोजीशन 9th है। ओके, नाउ 5 मोर स्टेट्स आर अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान। तो ये जो स्कीम है ये इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए है, राशन कार्ड के इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जो कि फूड ग्रेन ले रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर, ये जो मतलब सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, ये PDS में ही दिया जाता है। तो अगर वो कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेट करते हैं तो उस केस में भी उनको यही बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब पोर्टेबल कैसे होगा कि अगर आप माइग्रेट भी कर रहे हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसमें 5 नए स्टेट्स ऐड हुए हैं, लेकिन पहले से कौन से स्टेट्स थे ONORC प्लान में? तो वो थे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। ये पहले से थे और नए स्टेट्स आ गए हैं यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये भी एक पूरा एक स्टेट है। ओके, आई होप आपको ये पता होगा। राशन कार्ड क्या होते हैं? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है पूरे हाउस होल्ड को जो कि एलिजिबल हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन के लिए फ्रॉम द PDS अंडर NFSA। तो उनको एलिजिबल भी होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ताकि वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ले सकें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड ऐसे हाउस होल्ड्स को इशू किया जाता है। अब 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स अभी चलाई गई हैं, ये खासकर तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये प्रोवाइड की है फैसिलिटीज़। तो ये किसके लिए है? स्ट्रैंडेड माइग्रेंट, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट के लिए।
और बस ये है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी फॉर कोरोना वायरस सिम्टम्स बोर्डिंग से पहले, और केवल जो असिम्टोमेटिक पीपल होंगे उन्हीं को ही मतलब ट्रैवलिंग अलाउड रहेगी, ठीक है। अब कश्मीर सैफरन को भी जीआई टैग मिल गया है, और किसने दिया है? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने दिया है ये जीआई टैग। और कश्मीर सैफरन के बारे में देख लेते हैं। तो इसको कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है करेवा हाईलैंड्स में, जम्मू कश्मीर के। ये अकेला वही केसर है, ठीक है ना, ये अकेला ऐसा सैफरन है जो कि 1600 मीटर टू 1800 मीटर, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पे इसको ग्रो किया जाता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो इसके स्टिग्मा होते हैं, जो मतलब वो जो उसके कण होते हैं वो लॉन्गर और थिकर होते हैं, और नेचुरल बहुत डीप रेड कलर होता है। अरोमा बहुत अच्छी, खुशबू बहुत अच्छी होती है, बिटर फ्लेवर होता है, और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है। और इसके अलावा क्रोसिन यानी कि जो कलरिंग स्ट्रेंथ होती है उसकी, सेफ्रेनल यानी फ्लेवर, और पाइक्रोक्रोसिन यानी बिटरनेस, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। और ये 3 तरीके का होता है, लच्छा सेफ्रन, मोंगरा सेफ्रन और गुच्छी सेफ्रन। तो एक्चुअली उसके प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि मतलब डायरेक्ट उसको धूप में सुखा दिया है या उसकी ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग की है, तो इन सब पे डिपेंड करके ये अलग अलग टाइप का होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पूरी दुनिया में एज अ स्पाइस माना जाता है, हेल्थ रेजुविनेटर और कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल पर्पसेस में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। अब ईनाम जो है उसमें 200 नई मंडियों को इंटीग्रेट किया गया है। तो पहले इसमें खास बात इस बार ये है कि पहली बार कोई मंडी कर्नाटका से ऐड की गई है। तो कर्नाटका का पहले खुद से एक था राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विस, तो उसको ई नाम के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो अब टोटल मंडी अगर कंट्री में देखा जाए ई नाम के अंडर तो 785 हो गई हैं। तो इनाम जो है यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और ये फैसिलिटेट करता है फार्मर, बायर्स और ट्रेडर्स को कि वो अपनी कमोडिटीज़ को ऑनलाइन ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो इसमें 90 से ज़्यादा कमोडिटीज़ लिस्टेड हैं और ट्रेड किया जा सकता है। और इसके फीचर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए थे, जैसे मतलब भीम MIS डैशबोर्ड के आने से। भीम क्या है? भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये एक एप्लीकेशन है जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और ये सारे जो कंट्री के बैंक्स हैं उनको सपोर्ट करता है और यूज़र को हेल्प करता है कि वो अपना पैसा जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ये लॉन्च की है रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस स्कीम इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्स। तो क्या चीज़ें देख लेते हैं। तो ये रिबेट ऑफ स्टेट और लेवीज़ की जो स्कीम थी, स्टेट टैक्सेस और लेवीज़ की स्कीम थी, ये पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन इसको डिसकंटिन्यू किया गया था मार्च 2019 में, और फिर इसको रिप्लेस किया गया रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी स्कीम, ठीक है। तो जो अरियर्स होंगे वो स्क्रिप्स के फॉर्म में दिए जाएंगे। तो मेनली ये जो है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए है बेनिफिशियल। स्क्रिप क्या होता है? स्क्रिप एक सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी बैंक या इंडिविजुअल को सब्सक्राइब्ड होता है, और वो सर्टिफिकेट क्या करता है? वो एक होल्डर को एंटाइटल करता है एक पार्ट ऑफ डिविडेंड या कुछ पैसा, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट होता है कि मतलब दिस पर्सन इज एंटाइटल टू दिस अमाउंट या फिर टू दिस डिविडेंड, ठीक है। मतलब एक ये समझ सकते हो कि चेक की तरह हो गया कि उस पर आपका नाम लिखा हुआ है और आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो ये उस तरीके का एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। तो ये जो स्कीम है रिबेट की, ये अपैरल्स और मेडअप्स के लिए है, और जो स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस हैं वो अभी भी एक्सपोर्ट्स का जो कॉस्ट होता है उसमें रहते हैं। तो इस स्कीम से ये वाले टैक्सेस को रिबेट किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। तो आपको पता है कि अभी जो है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब देशों से। और जबकि हमारे यहाँ पे शुरू से मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम उन लोग आए ही इसलिए थे क्योंकि ये सब जो कॉटन वगैरह हम लोग उगाते थे, तो इसकी वजह से आए थे, ठीक है। तो आज भी जो है कॉटन फैब्रिक्स और यान वो करीब 23% जाता है ऑफ टोटल टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ जाते हैं? UAE, US, UK और फ्रांस में ये मेजर
कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं। ओके, Now, Government of India directs to include चकमा एंड हजोंग इन कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम। तो ये चकमा और हजोंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ जो हैं ये बांग्लादेश से आई हुई हैं और अभी यहाँ पे रिलीफ कैंप में रहती हैं। 1964 में आए थे, उस टाइम पे 5,000 थे, आज ये बढ़ के 1 लाख हो चुके हैं। चकमा जो हैं वो बुद्धिस्ट थे और हजोंग जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदूज ही थे। तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे मतलब इनको माइग्रेट होने के एक्चुअली दो रीज़न थे। एक तो ये था कि कप्ताई डैम जो था वो वहाँ पे कर्णाफुली रिवर के अक्रॉस किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको डैमेज हुआ था। ठीक है, कर्णाफुली रिवर थी 1960s में, याद रखना। और इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा था। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। ओके, और कर्नाफुली जो है वो चिटागोंग हिल्स की लार्जेस्ट रिवर है। ये मिज़ोरम में ओरिजिनेट करती है और बांग्लादेश में फ़्लो करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कॉर्पुई रिवर, फैरुआंग रिवर और तुईचोंग रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 में सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। अब इसमें एक न्यूज़ और थी कि इसको वर्ल्ड टूना डे के तरह भी मनाया जाता है, तो आई डिडंट थिंक कि ये रेलेवेंट है। सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को ही हम देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी डे 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, 26 सितंबर और 2 में। और जो पहला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे था वो 1973 में मनाया गया था। और जो इंटरनेशनल ईयर है एस्ट्रोनॉमी का वो 2009 में सेलिब्रेट किया गया था, टू सेलिब्रेट द 400th एनिवर्सरी ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ गैलीलियो एंड केपलर्स फाइंडिंग्स इन द 17th सेंचुरी। तो 400th एनिवर्सरी मनाई थी 2009 में। तो 1609 में क्या हुआ था कि गैलीलियो ने पहली बार क्रेटर्स और माउंटेन्स ढूंढे थे मून पे, जिसकी वजह से स्पेस का परसेप्शन चेंज हो गया था। ओके, और आईएयू जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये 1919 में फाउंड हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड करना साइंस को, और ये इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का मेंबर है। इंडिया जो है वो आईएयू का मेंबर है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, अब शोभना नरसिम्हन जो है उनको इलेक्ट किया गया है एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू दी अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। तो शोभना नरसिम्हन के बारे में देख लेते हैं। ये कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च का, उसको हेड करती हैं। और ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की फ़ेलो भी बनी 2011 में। और इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे स्त्री शक्ति सम्मान साइंस अवार्ड मिला है 2010 में, और कल्पना चावला वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है कर्नाटका गवर्नमेंट का, ये भी 2010 में मिला था। ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है ये यूएस की ओल्डेस्ट लर्नड सोसाइटीज़ है, 1780 की है, मतलब बहुत पुरानी है। तो इसमें इलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। ओके, और ये जो अकेडमी इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑनरिंग एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, और अलग अलग जो डिसिप्लिन्स वगैरह होते हैं उसमें मतलब वही एक्सीलेंस को ऑनर करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई है। ओके, ये अकेडमी बनाई गई है। और जो स्कॉलर्स और लीडर्स हैं उनको ऑनर किया जाता है जिन्होंने साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या पब्लिक लाइफ में खुद को डिस्टिंग्विश किया है। और वही है कि इसकी मेंबरशिप होना हाई ऑनर की बात है। और पहले कौन इसमें मेंबर्स रह चुके हैं, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी इसके मेंबर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। ओके, अब कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अवेकेंड द वर्ल्ड टू द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ अ पॉसिबल बायोलॉजिकल वेपन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है ना आपके एडिटोरियल भी कवर्ड है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है हर चीज़ कवर की जाएगी इसमें, और अगर कुछ रह जाता है तो आप बता सकते हैं, वो चीज़ें भी इंक्लूड कर ली जाएंगी। ओके, तो ये क्या कह रहा है, अब ये भी एडिटोरियल था, ये कह रहा है कि
एक पॉसिबल बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है, ये कोरोना ने मतलब ये चीज़ प्रूव कर दी है। तो कंट्रीज़ को अब यूनिवर्सल बायो डिटरेंस के लिए कमिट होना चाहिए। अब बायोलॉजिकल वेपन के चैलेंजेस क्या हैं? तो इंटेंशनली किया गया है या वो एक्सीडेंटल है, इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कोरोना के ऊपर आज तक ये बहस चलती है, ठीक है। फिर जो नए बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल और डेडली हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आज देख रहे हो, तो इसलिए इनको समझना मुश्किल नहीं है। फिर ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स फाइंड करने में जो टाइम लैग होता है उसकी वजह से मॉर्टेलिटी वगैरह बढ़ जाती है। और फिर जो स्ट्रेन होता है उसका म्यूटेशन भी हो जाता है, तो उसको डिज़ीज़ को फिर डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो दूसरे कन्वेंशनल और टेररिस्ट थ्रेट्स हैं तो उनसे डील करने की कैपेसिटी जो आर्म्ड फोर्सेस की होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो चाहें तो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो अगर बायो टेररिज्म करें नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे एक्सीडेंटल उसका रिलीज़ कर देना, या वो जो डिजीज़ एजेंट्स हैं उनका थेफ्ट कर लेना, उनको चोरी कर लेना और फिर वही मतलब रिलीज़ कर दें, तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है और बहुत ज़्यादा मतलब मौतें हो सकती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा इशू हो जाएगा वो, क्योंकि उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई टेरर अटैक होता है बाउंड्री मतलब अपनी हमारी बॉर्डर वगैरह पे, तो उसको एक बार कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से कर दिया जाए तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ओके। और कई जो बड़ी पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं वो भी हॉल्ट पे आ जाती है, हमने देख ही लिया यूएस के केस में क्या हुआ है। और सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल में चली जाती है, गवर्नेंस को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो जो डेंजर्स हैं बायो वेपन्स के, उनको टैकल करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो इंटीग्रेशन विथ नेशनल सिक्योरिटी, ये पॉइंट्स याद रखना, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इसके ऊपर मतलब मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट्स आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ में इंटीग्रेट करना, तो बायो सिक्योरिटी जो है वो हमारे जो बाकी की डिफेंस स्ट्रेटजीज़ होती हैं, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म वाली स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके साथ में मेन स्ट्रीम करना चाहिए। फिर एक डेडिकेटेड नेशनल रैपिड डिप्लॉयमेंट बायो सिक्योरिटी फोर्स बनाना चाहिए, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और हेल्थ रिस्पॉन्डर्स उसमें रहें, ओके। फिर बायो इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए, तो इफ़ेक्टिव, क्रेडिबल नेशनल और इंटरनेशनल बायो इंटेलिजेंस सिस्टम्स होने चाहिए। जो नेशनल डिफेंस इंटेलिजेंस है उसमें मेडिकल इंटेलिजेंस को भी जोड़ना चाहिए, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं उनका रिस्क असेसमेंट करने के लिए भी ये सब चीज़ें डिफेंस में ही हमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए। फिर रिसर्च फैसिलिटीज़ की बायो सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं, बायोटेक और वायरोलॉजी सेंटर्स हैं, उनकी कैटलॉगिंग, उनका कैटेगराइजेशन करना चाहिए उन बायो सेफ्टी लेवल्स के हिसाब से। तो बायो सेफ्टी लेवल्स हमने कुछ दिन पहले पढ़े थे, 4 तरीके के होते हैं और इन्फेक्शन वगैरह पे डिपेंड करते हैं और वो कितने रेडी हैं, ठीक है। मतलब किस तरीके के इन्फेक्शन की रिसर्च कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मतलब वो लेवल उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले के वीडियोस देखिए, उनको रिवाइज़ करते रहिए। ये वीडियोस ऐसे नहीं है कि आपने एक बार देख लिया तो हो जाएगा, आप इनको बार बार रिवाइज़ कर सकते हो, ओके। और अगर आप पूरा नहीं देख सकते तो नोट्स बना लीजिए आप अपने पास में, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। देन प्रोटोकॉल्स भी इसमें इस्टेब्लिश करने ज़रूरी हैं कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो। फिर डेवलपिंग बायो सर्वेलेंस मैकेनिज़म्स, तो WHO की जो हेल्थ सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं उनको एम्पावर करना कि वहाँ पे सर्वेलेंस और एक्सेस फैसिलिटीज़ रहें, और नॉन प्रोलिफरेशन हो। अगर बायोलॉजिकल इस तरीके के मटेरियल और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका मिसयूज़ हो सकता है तो एक्सपोर्ट कंट्रोल करना। फिर सारी कंट्रीज़ को कमिट करना चाहिए टू द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल बायो डिटरेंस की, इस तरीके का कोई भी काम कोई कंट्री नहीं करेगी, ठीक है। देन चेंजेस इन गवर्नेंस, ओके। तो जो भी सारे नॉर्मल लेबोरेटरीज वगैरह हैं उनको मतलब वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई क्विक टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत है तो उनको एकदम से ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हर कंट्री को अपने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए मेडिकल और हेल्थ केयर सप्लाई चेन्स में, ठीक है। Now, RBI's job involves trade-offs, not conflicts.
तो जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो उसमें सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इस चीज़ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ताकि जो सेंट्रल बैंकर्स ने गलतियां की थी 1920s में, जब ग्रेट डिप्रेशन को नहीं फाइट कर पाए थे, तो वो चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। तो अभी सेंट्रल बैंक्स ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं कोविड क्राइसिस को देखते हुए। तो ये मेजर्स लिए, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड्स को बाय करना ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे, कॉरपोरेट लोन्स देना ताकि इकोनॉमिक साइकिल बूस्ट हो, इंटरेस्ट रेट्स को कट करना, इन्वेस्टमेंट बढ़े, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करना, वही की लिक्विडिटी वगैरह बनी रहे, फिर रिजर्व रेशियोज को कम करना ताकि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा फंड सेंट्रल बैंक में ना दे के इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए दें। और बैंक्स जो हैं उनको परमिट किया गया है लोन मोरेटोरियम्स देने के लिए, मतलब कि टाइम एक्सटेंड कर देने का, लोन वापस करने का, ठीक है। और कम कैपिटल होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो वैसे उनके ऊपर ये जो एक कैपिटल वो एडिक्वेसी रेशो वाला होता है उनके ऊपर क्लॉज, वो अभी वैलिड नहीं है। लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने का दिया है और परमिशन, और इसके अलावा लोअर डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, और जो बैड लोन के ऊपर अभी पीछे पड़े हुए थे कि उनको रिकग्नाइज करो, तो उस चीज़ को भी डिले करने का अलाउ किया है, ठीक है। अब आरबीआई के जो कोविड मेजर्स हैं उनके ऊपर दूसरा कंस्ट्रेंट भी है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी इंडियन बैंकिंग में, जैसे बैड लोन पहले से ही थे, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट कंपटीशन था, स्केड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मतलब कांस्टेंट ही थे, बढ़ ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट बैंक गवर्नेंस में दिक्कत की, सीईओ इनका इतना पावरफुल रहता था कि बोर्ड और शेयर होल्डर्स वीक हो जाते। पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नेंस में इशू की, शेयर होल्डर स्ट्रांग होते थे और बोर्ड और सीईओज काफ़ी वीक पड़ जाते थे। तो अब आरबीआई को आगे क्या करना चाहिए, तो इसमें तीन इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। पहली बात तो कॉशियसली एक्ट करना, एक्ट कॉशियसली, ताकि नेक्स्ट क्वार्टर को भी बैलेंस किया जा सके और क्वार्टर सेंचुरी को भी, यानी शॉर्ट टर्म में भी इसको हम बैलेंस कर सकें और लॉन्ग टर्म में भी कर सकें। तो इसमें क्या करना होगा कि ये इंश्योर करना कि डेट लेवल्स जो है वो ज़्यादा हाई ना जाए, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की हमको कॉपी नहीं करनी, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है आज बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से अलग है, ठीक है। दूसरा, आरबीआई को फ्लेक्सिबली एक्ट करना होगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ब्लेंड करने के लिए। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट जो स्ट्रिक्टली मतलब उसका वो रहता था आरबीआई का, उसको फॉलो करना, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। और इसके अलावा रीपेमेंट मॉरेटोरियम्स को इंक्लूड करना, बैंक विंडोज़ देना एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी के लिए। तो अभी हमने देख भी लिया है कि एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा इशू आ गया था, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाले इशू में देखा हमने, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ भी इनको दिए थे। ये रीपेमेंट मॉरेटोरियम की बात करें तो मॉरेटोरियम मैंने आपको बता दिया है, वो पीरियड होता है जिसमें जो मतलब जो बोरोअर है उसको ज़रूरत नहीं कि लोन का जो है वो अभी के अभी रीपेमेंट कर दे, वो लोन का टाइम जो है बढ़ा दिया जाता है। तो एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके पहले आप मतलब वेटिंग पीरियड दे दिया जाता है और उसके बाद में आप रीपेमेंट कर सकते हो ईएमआई वगैरह से, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आरबीआई को करने की कही है वो है टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी एंड इम्यूनिटी। तो पहले जो आरबीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है ट्रेड ऑफ को बैलेंस करना डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स के बीच में, कंपनीज और बैंक्स के बीच में, और स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में, तो वही चीज़ अभी भी करनी है, ये बैलेंस बनाए रखना है, ओके ना। अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, तो अभी अचानक से है ना, ये जो बिहार में पहले केस हुआ था वो फिर से देखने को मिल रहा है मुजफ्फरपुर और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये कोविड के बीच में ही हो रहा है। तो 2020 में 3 बच्चों की डेथ की रिपोर्ट आ चुकी है, और इसको वहाँ पे चमकी बुखार भी कहा जाता है। और अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है ये एक्चुअली में बास्केट टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर चिल्ड्रन विथ क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है जिसमें मेंटल कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, कन्वर्जन, डेलीरियम, कोमा या फिर सीजर्स आना, ठीक है। तो बच्चे को कभी भी किसी भी टाइम पे आ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस जब किसी भी बीमारी में होती है तो वो पूरे
मतलब उसको बास्केट को पूरा कहा जाता है अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मेनिंगाइटिस जो कि वायरस या बैक्टीरिया से होता है, एंसीफेलाइटिस जो कि ज़्यादातर जापानीज़ एंसेफेलाइटिस वायरस से होता है, फिर एंसीफेलोपैथी, सेरिब्रल मलेरिया, स्क्रब टाइफस जो कि बैक्टीरिया से होता है, इन सबको मिला के अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में माना जाता है। और ये जो बीमारी है ज़्यादातर बच्चों को और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में रिजल्ट कर सकती है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की डिजीज़ होती है, क्योंकि ये कई सारे एजेंट्स की वजह से हो सकती है। जैसे आपको पता है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, मेनली वायरस से ही होती है और दूसरे एजेंट्स भी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस वायरस से होती है, और निप्पा और जीका से भी हो सकती है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में जो ये हुआ था सिंड्रोम, तो उसको लिंक किया गया था कि जो बच्चे कच्ची लीची खा रहे थे, अनराइप लीची खा रहे थे एम्प्टी स्टमक, तो उसकी वजह से हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो वो कच्चा फ्रूट होता है उसमें हाइपोग्लाइसिन ए होता है, ये एक अमीनो एसिड होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है ये। और MCPG, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, ओके, MCPG भी रहता है, जो कि पॉइजनस कंपाउंड होता है, जो लीची सीड्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मतलब ज़्यादा फ्रूट खा लिया जाए खाली पेट, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो इस वजह से भी ये सिंड्रोम होता है। अब ये अंडर नरिश्ड बच्चों को क्यों इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि इसमें ब्लड ग्लूकोज जो है वो बहुत तेज़ी से गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन मेल फंक्शन या एंसीफेलोपैथी होता है। और अंडर नरिश्ड बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि उनमें पूरा सफिशेंट ग्लूकोज नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन नॉर्मली काम नहीं करता है और सीजर्स आते हैं बच्चों को, ठीक है। अब चाइना सीक्स टू बी द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू लॉन्च अ डिजिटल करेंसी। अब पहले तो इन्होंने बीमारियां फैला दी, अब ये डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, तो ये करने वाली ये पहली इकोनॉमी है। तो अभी ये ट्राई कर रहे हैं डिजिटल युआन, और 4 अर्बन एरियाज़ में करेंगे। और उनमें से एक चीज़ ये भी होगी कि जो लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है वो भी डिजिटल करेंसी से पे करेंगे। तो इसका नाम है ERMB। इसको ज़्यादा अमाउंट में अभी नहीं किया जाएगा इशू शॉर्ट टर्म में, और इससे इन्फ्लेशन सर्ज भी नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अभी स्टार्टिंग में केवल 3 सिटीज़ में इसको टेस्ट किया जाएगा। और इसका जो अकेला इशूअर होगा वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो करेगा इशू। तो चाइना की ये डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ये 2014 में ही शुरू कर दिया गया था, ठीक है। Now, International Energy Agency has released its Global Energy Review 2020 रिपोर्ट। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो डिमांड है ग्लोबली एनर्जी की वो 6% गिर जाएगी 2020 में, और सारे फ्यूल्स रिन्यूएबल्स को छोड़ के उन सब की डिमांड में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। और इंडिया में पहली बार होगा कि ये डिक्लाइन होगा। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में 7 टाइम्स अभी मतलब गिर जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। और हम लोग जो है वो 5-6 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो कहा जा रहा है कि 9% तक गिर सकती है, और कोल डिमांड जो है वो 8% गिर सकती है। तो IEA जो है इंटरनेशनल एजेंसी 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी एज़ पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, और ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मिशन है ये इंश्योर करना कि रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले मेंबर कंट्रीज़ को, ओके। और इसके जो मिशन है वो 4 मेन एरियाज़ हैं इसके फोकस में। वो है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। और हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। 30 मेंबर्स हैं इसके। और जो कैंडिडेट कंट्री होगी, इट मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ OECD। अब आइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि OECD के सारे मेंबर IEA के पार्ट हो, लेकिन IEA के जो सारे मेंबर हैं वो OECD के ज़रूर पार्ट होंगे, ओके।
आइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो एनर्जी वाले सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर याद कभी नहीं आए और एनर्जी वाली कोई रिपोर्ट हो तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे तुक्का मार सकते हो, पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर लास्ट न्यूज़ है ठिकरी पहरा। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है जो कि पंजाब और हरियाणा में प्रैक्टिस की जाती है। तो पहले मतलब करते थे इन लोग, तो ये जो चोर वगैरह होते हैं उनको थोड़ा वो ठीक करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। और अभी जो है कोरोना के लिए अब वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा की है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग, स्टे क्रेजी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।